कक्षा 12 समाजशास्त्र चैप्टर नंबर 7 जनसंपर्क साधन और जनसंचार का शेष हिस्सा भूमंडलीकरण और मीडिया। हम पिछले अध्याय में भूमंडलीकरण के दूरगामी प्रभाव और संचार क्रांति के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। मीडिया के हमेशा अनेक अंतर्राष्ट्रीय आयाम रहे हैं, जैसे कि नए समाचार पत्र एकत्र करना और प्राथमिक रूप से पाश्चात्य फिल्मों को दूसरे देशों में बेचना। किंतु 1970 के दशक तक अधिकांश मीडिया कंपनियां सरकारी सरकारों के विनियमों का पालन करते हुए विशिष्ट घरेलू बाजारों में कार्यरत रहीं। मीडिया उद्योग भी कई अलग अलग सेक्टरों में विभाजित था, जैसे सिनेमा, प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, जो एक दूसरे से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से अपना काम करते थे। पिछले 3 दशकों में मीडिया उद्योग में अनेक रूपांतरण हुए हैं। राष्ट्रीय बाजारों का स्थान अब तरल भूमंडलीय बाजार ने ले लिया है। नवीन प्रौद्योगिकियों ने मीडिया के विभिन्न रूपों को, जो पहले अलग अलग थे, अब आपस में मिला दिया है। विद्यार्थियों के लिए भूमंडलीकरण और संगीत का मामला। यह तर्क दिया जाता है कि संगीतात्मक रूप वह होता है जो किसी अन्य रूप की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक भूमंडलीकरण को स्वीकार कर लेता है। इसका कारण यह है कि संगीत उन लोगों तक भी आसानी से पहुंच जाता है जो लिखी या बोली जाने वाली भाषा को नहीं जानते। व्यक्तिगत स्टूडियो प्रणाली से संगीत टेलीविजन जैसे कि एमटीवी और कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी तक प्रौद्योगिकी के विकास में भूमंडलीय आधार पर संगीत के वितरण के लिए नए नए और अधिक परिष्कृत तरीके प्रस्तुत कर दिए गए हैं। मीडिया के रूपों का विलयन। यद्यपि संगीत उद्योग कुछ ही अंतर्राष्ट्रीय समूहों के हाथों में आधिकारिक रूप से केंद्रित होता जा रहा है, पर कुछ लोगों का मानना है कि इसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया, क्योंकि इंटरनेट के आ जाने से संगीत को स्थानीय संगीत की दुनिया से सीडी या कैसेट्स के रूप में खरीदने के स्थान पर डिजिटल रूप में डाउनलोड किया जा सकता है। भूमंडलीय संगीत उद्योग में इस समय अनेक फैक्ट्रियां, वितरण श्रृंखलाओं, संगीत की दुकानों और बिक्री कर्मचारियों का एक जटिल नेटवर्क शामिल है। यदि इंटरनेट इन सभी तत्वों की आवश्यकता को समाप्त कर संगीत को सीधे डाउनलोड कर बेचना संभव कर सकेगा, तो फिर संगीत उद्योग में बाकी क्या बचेगा। आगे देखें। पाठ्य सामग्री को ध्यानपूर्वक विद्यार्थी पढ़ेंगे, चर्चा करें। कुछ संगीत समूहों अथवा निगमों के बारे में पता लगाएं। क्या आपने कभी उस रिंगटोनों के बारे में सोचा है जिन्हें लोग अपने मोबाइल फोनों के लिए डाउनलोड करते हैं? क्या यह मीडिया के भिन्न रूपों का विलयन है? क्या आपने टेलीविजन पर कोई ऐसी संगीत प्रतियोगिता देखी जहां दर्शकों ने उनकी पसंद के बारे में एसएमएस करने की आकांक्षा की गई हो? क्या यह मीडिया के विभिन्न रूपों के विलयन का उदाहरण नहीं है? इसमें कौन कौन से प्रकार शामिल हैं? क्या आप ऐसे गानों का आनंद लेते हैं जिनके शब्दों को आप न समझते हो? संगीत के ऐसे नए रूपों के बारे में आप क्या महसूस करते हैं जहाँ केवल संगीत के प्रकारों का ही नहीं, भाषा का भी सम्मिश्रण हो? क्या आपने कभी रैप और भांगड़ा का सम्मिश्रण संगीत सुना है? इन दोनों रूपों का उद्भव कहाँ से हुआ है? संभवतः और भी कई मुद्दे हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। चर्चा करें और अपनी चर्चाओं के आधार पर एक छोटा निबंध भी लिखें। हमने संगीत उद्योग और उन पर पड़े भूमंडलीकरण के दूरगामी परिणामों के साथ अपनी चर्चा को प्रारंभ किया था। मास मीडिया में जो परिवर्तन हुए हैं वे इतने अधिक हैं कि यह अध्याय संभवतः उनके बारे में आपको एक विखंडित जानकारी ही दे पाएगा। युवा पीढ़ी के एक सदस्य होने के नाते आप यहाँ दी गई समझ के आधार पर अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि भूमंडलीकरण के कारण प्रिंट मीडिया, मुख्यतः समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुख्यतः टेलीविजन और रेडियो में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। देखें आप। मुद्रण माध्यम, प्रिंट मीडिया। हम ये देख चुके हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसार के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाएं कितने महत्वपूर्ण थे। अक्सर ऐसा विश्वास किया जाता है कि टेलीविजन और इंटरनेट के विकास से प्रिंट मीडिया का महत्व कम हो जाएगा, किंतु भारत में हमने समाचार पत्रों के प्रसार को बढ़ते हुए देखा है। जैसा कि बॉक्स में बताया गया है, नई प्रौद्योगिकियों ने समाचार पत्रों के उत्पादन और प्रसार को बढ़ावा देने में मदद की है। बड़ी संख्या में चमकदार पत्रिकाएं भी बाजार में आ गई हैं। जाहिर है कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आश्चर्यजनक वृद्धि के कई कारण हैं। पहला, ऐसे साक्षर लोगों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई जो शहरों में प्रवसन कर रहे हैं। 2003 में हिंदी दैनिक हिंदुस्तान के दिल्ली संस्करण की 64,000 प्रतियां छपती थी, जो 2005 तक बढ़कर 4,25,000 हो गई। इसका कारण यह था कि दिल्ली की 1,47,00,000 की जनसंख्या में से 52% लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी भाषी क्षेत्रों से आए हैं। इनमें से 47
60% लोगों की पृष्ठभूमि ग्रामीण है और उनमें से 60% लोग 40 वर्ष से कम आयु के हैं। दूसरा, छोटे कस्बों और गांवों में पाठकों की आवश्यकताएं शहरी पाठकों से भिन्न होती हैं और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मलयाली मनोरमा और ईनाडू जैसे भारतीय भाषाओं के प्रमुख पत्रों ने स्थानीय समाचारों की संकल्पना को एक महत्वपूर्ण रीति से जिला संस्करणों और ये विभिन्न अखबार हैं जिनकी कटिंग आपको दिखाई जा रही है। विभिन्न भाषाओं के और विभिन्न घटनाओं का भी यहाँ पर उल्लेख है। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की क्रांति। पिछले कुछ दशकों में सबसे महत्वपूर्ण घटना भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में क्रांति रही। हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ में उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई। 2006 से 2016 तक हमारे देश में प्रकाशनों को प्रिंट करने का औसतन 23.7 मिलियन प्रतियों के औसत से दैनिक संचलन में वृद्धि हुई थी। वर्ष 2006 और वर्ष 2016 के मध्य समग्र वार्षिक वृद्धि दर 4.87% के अनुसार दैनिक औसतन प्रतियों का संचलन 62.8 मिलियन रहा, जो कि वर्ष 2016 में 39.1 था। 4 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्तरी क्षेत्र में अधिकतम संचलन 7.83% रहा है। दक्षिण पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में वृद्धि दर क्रमशः 4.95%, 2.81% और 2.63% रहा। भारत में शीर्ष दैनिक समाचार पत्रों के वर्गों में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर औसतन 3.92 मिलियन और 3.81 मिलियन की बिक्री की दर से सम्मिलित किया गया है। ईनाडू तेलुगु समाचार पत्र की कहानी भी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की सफलता के एक उदाहरण है। ईनाडू के संस्थापक रामोजी राव ने 1974 में इस समाचार पत्र को प्रारंभ करने से पहले एक चिट फंड सफलतापूर्वक चलाया था। 1980 के दशक के मध्य भाग में ग्रामीण क्षेत्रों में अरक विरोधी आंदोलन जैसे उपयुक्त मुद्दों से जुड़कर यह तेलुगु समाचार पत्र देहातों में पहुंचने में सफल हो गया। अपनी इस सफलता से प्रेरित होकर उसने 1989 में जिला दैनिक निकालने शुरू किए। ये छोटे छोटे पत्रक होते थे जिसमें जिला विशेष के सनसनीखेज समाचार और उसी जिले के गांव और छोटे कस्बों से प्राप्त वर्गीकृत विज्ञापन छापे जाते थे। 1998 तक आते आते ईनाडू आंध्र प्रदेश के 10 कस्बों से प्रकाशित होने लगा और संपूर्ण तेलुगु दैनिक पत्रों के प्रसार में इसका हिस्सा 70% था। आवश्यकतानुसार ब्लॉक संस्करण के माध्यम से प्रारंभ किया। एक अन्य अग्रणी तमिल समाचार पत्र दिनतंती ने हमेशा सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने उन्नत मुद्रण प्रौद्योगिकियों को अपनाया और परिशिष्ट अनुपूरक अंक साहित्यिक पुस्तिकाएं प्रकाशित करने का प्रयत्न किया। दैनिक भास्कर समूह की समृद्धि का कारण उनके द्वारा अपनाई गई अनेक विपणन संबंधी रणनीतियां हैं, जिनके अंतर्गत वे उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम, घर घर जाकर सर्वेक्षण और अनुसंधान जैसे कार्य करते हैं। इससे हम फिर उसी मुद्दे पर आ जाते हैं कि आधुनिक मास मीडिया के लिए एक औपचारिक संरचनात्मक संगठन का होना आवश्यक। भारत में समाचार पत्रों के प्रसार में परिवर्तन। राष्ट्रीय पाठक अध्ययन 2006 नेशनल रीडरशिप स्टडी 2006 के हाल में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार हिंदी भाषी क्षेत्रों में पाठकों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। भारतीय भाषाओं के दैनिक समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में पिछले वर्ष काफ़ी वृद्धि हुई है। वह 19.1 करोड़ से बढ़कर 20.36 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गई है। दूसरी ओर अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या 2.10 करोड़ के आसपास अपरिवर्तित ही रही। हिंदी के दैनिक समाचार पत्रों में दैनिक जागरण 2.12 करोड़ पाठक और दैनिक भास्कर 2.10 करोड़ पाठकों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का एकमात्र दैनिक है जिसके पाठकों की संख्या 50 लाख से अधिक 75 लाख है। 50 लाख पाठकों वाले कुल 18 दैनिकों में से 6 हिंदी के, 3 तमिल के और 2 गुजराती, मलयालम और मराठी के और एक बंगला, तेलुगु और अंग्रेजी के हैं। ये पिछले आंकड़े आपको के सामने रखे गए। जबकि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र, जिन्हें अक्सर राष्ट्रीय दैनिक कहा जाता है, सभी क्षेत्रों में पढ़े जाते हैं। देसी भाषाओं के समाचार पत्रों का प्रसार राज्यों तथा अंदरूनी ग्रामीण प्रदेशों में बहुत अधिक बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुकाबला करने के लिए समाचार पत्रों ने विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों से एक और जहां
अपनी कीमतें घटा दी, वहीं दूसरी ओर एक साथ अनेक केंद्रों से अपने अलग अलग संस्करण निकालने लगे हैं। पता लगाइए विद्यार्थियों के लिए कि जिस समाचार पत्र से आप भली भांति परिचित वह कितने स्थानों से निकाला जाता है। क्या आपने गौर किया है कि उसमें किसी नगर के हितों घटनाओं को विशेष महत्व देने वाले परिशिष्ट होते हैं? क्या आपने ऐसे अनेक वाणिज्यिक परिशिष्टों को देखा है जो आजकल कई समाचार पत्रों के साथ आते हैं? समाचार पत्र उत्पादन में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी की भूमिका। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों और 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से समाचार पत्र संवाददाता की डेस्क से अंतिम पेज प्रूफ तक रूप से स्वचालित होते हो गए हैं। इस स्वचालित श्रृंखला के कारण कागज का प्रयोग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ऐसा दो प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के कारण संभव हुआ। लेन लोकल एरिया नेटवर्क यानी स्थानीय इलाके के नेटवर्कों के माध्यम से पर्सनल कंप्यूटरों, पीसी की नेटवर्क व्यवस्था और समाचार निर्माण के लिए न्यूज मेकर जैसे अन्य विशेष सॉफ्टवेयरों का प्रयोग। देखें आप आगे किस प्रकार से बदलती हुई प्रौद्योगिकी ने संवाददाताओं की भूमिका और कार्यों को भी बदल दिया है। एक संवाददाता के पुराने आधारभूत उपकरणों, एक आशुलिपि पुस्तिका, पेन, टाइपराइटर और पुराना सादा टेलीफोन का स्थान एक छोटे टेप रिकॉर्डर, एक लैपटॉप, एक पीसी मोबाइल या सैटेलाइट फोन और मोडेम जैसे अन्य नए उपकरणों ने ले लिया है। समाचार संग्रहण कार्य में आए इन सभी प्रौद्योगिकी परिवर्तनों ने समाचार की गति को बढ़ा दिया है। समाचार पत्रों के प्रबंध वर्ग को अपनी कार्यविधि को बढ़ाने में सहायता दी है। अब वे अधिक संख्या में संस्करण निकालने की योजना बनाने और पाठकों को नवीनतम समाचार देने में सक्षम हो गए। देसी भाषाओं के अनेक समाचार पत्र प्रत्येक जिले के लिए अलग संस्करण निकालने के लिए इस नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि मुद्रण केंद्र तो सीमित है, पर संस्करणों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। मेरठ से निकलने वाले अमर उजाला जैसे समाचार पत्रों की श्रृंखलाएं समाचार एकत्रित करने और चित्रात्मक सामग्री में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही है। इस समाचार पत्र के पास उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्यों से निकलने वाले अनेक सभी 13 संस्करणों की सामग्री देने के लिए ये जो संस्करण हैं कहाँ से प्रकाशित होते हैं उसकी चर्चा की जाती है। संस्करणों में इजाफा भी हो सकता है। सभी 100 संवाददाता समाचार भेजने के लिए पीसी और मोडेम उपकरणों से सुसज्जित है। फोटोग्राफर अपने साथ डिजिटल कैमरा रखता है। डिजिटल चित्र मोडेम के माध्यम से केंद्रीय समाचार को भेजे जाते हैं। अब इसमें भी और परिवर्तन आ गए। विद्यार्थी इस बात को जाने, अब डिजिटल कैमरा का काम मोबाइल से भी लिया जाने लगा है और नेट के माध्यम से सीधे प्रेस कार्यालय को भेजा जाने लगा है। एक मीडिया प्रबंधक इसके कारणों की व्याख्या करता है। प्रिंट मीडिया की कठिनाई यह है कि प्रतिफल के लिए इसकी पूर्ण होने वाली अवधि अधिक लंबी होती है और उत्पादन की लागत भी ज़्यादा आती है। समाचार पत्र अथवा पत्रिका के आवरण पृष्ठ पर लिखी कीमत से उसकी लागत नहीं निकलती। यदि समाचार पत्र निकालने की लागत 5 रुपये है, आप उसे 2 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप उसे उच्च वित्तीय सहायक सब्सिडी के बल पर ही बेच रहे हैं। स्वाभाविक है कि अपनी लागत की भरपाई के लिए आपको विज्ञापनों पर निर्भर रहना होगा। विज्ञापनदाता प्रिंट मीडिया का प्राथमिक ग्राहक बन गया। इसलिए मैं प्रिंट मीडिया अपने उत्पाद के लिए पाठक प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने विज्ञापनदाताओं के लिए ऐसे ग्राहक प्राप्त करता हूँ जो मेरे पाठक होते हैं। विज्ञापनदाता ऐसे पाठकों तक पहुँचना चाहते हैं जो सफल होते हैं, जिंदगी का आनंद लेते हैं, उपयोग करते हैं, जल्दी से विज्ञापित वस्तु को अपना लेते हैं, जो प्रयोग में विश्वास रखते हैं, जो सुखवादी होते हैं। भारतीय प्रेस संस्थान के तत्कालीन निदेशक ने विज्ञापनदाताओं के संभावित ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कराने वाले समाचार पत्रों के नीति भावों को इस प्रकार व्यक्त किया है। भारतीय प्रेस के संस्था के तब के निर्देशक ने विस्तृत रूप से समाचार पत्रों को बताते हुए कहा कि इन्हें विज्ञापन देने वाले संभावित ग्राहकों का प्रबंध करना है। कई सप्ताहों से मैंने मुख्य रूप से अंग्रेजी और समाचार पत्रों को देखा, विशेष रूप से हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों और बढ़ती हुई मलिन आबादी में होने वाले क्षेत्र प्रतिवेदन और विशिष्ट लेखों को देखा। हमारे करीब 70% लोग यहाँ रहते हैं। मेरे विचार से ये वास्तविक भारत को अपने में समाहित किए हुए हैं। राष्ट्रीय प्रेस को ऐसी सूचनाएं देने का साहस करना चाहिए जिससे हमारे नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, एकाडमिक लोग और स्वयं पत्रकारों को इसके बारे में धारणा ठीक हो सके। विद्यार्थियों के लिए विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति समाचार पत्र में क्या पढ़ते हैं? समाचार पत्रों का यह प्रयत्न रहा है कि उनके पाठक पढ़ें और वे स्वयं विभिन्न समूहों तक पहुँचें। ऐसा कहा जाता है कि समाचार पत्र पढ़ने की आदतें बदल गई हैं, जबकि वृद्धजन पूरा समाचार पत्र पढ़ते हैं।
युवा पाठक अक्सर अपनी अपनी विशिष्ट रुचियां रखते हैं और उन्हीं के अनुसार वे खेल, मनोरंजन या सामाजिक गपशप जैसे विषयों के लिए निर्धारित पृष्ठों पर सीधे पहुंच जाते हैं। पाठकों की रुचियों में भिन्नता होने का निहितार्थ यह कि समाचार पत्र को भी विभिन्न प्रकार की कहानियां रखनी चाहिए जो विभिन्न रुचियों के पाठकों को आकर्षित कर सकें। इसलिए समाचार पत्र अक्सर सूचना रंजन, इन्फोटेनमेंट यानी सूचना तथा मनोरंजन दोनों के मिश्रण का समर्थन करते हैं ताकि सभी प्रकार के पाठकों की रुचि बनी रहे। समाचार पत्रों का प्रकाशन अब कतिपय परंपराबद्ध मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता से संबंधित नहीं रहा है। समाचार पत्र अब उपभोक्ता वस्तु बन गए हैं और जब तक संख्या बढ़ी है सब कुछ बिक्री के लिए प्रस्तुत है। पाठ्य सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपके विचार से क्या पाठक बदल गए हैं अथवा समाचार पत्र बदल गए हैं? चर्चा करें। सूचना रंजन शब्द पर चर्चा करें। क्या आप इसके कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? आपके विचार से सूचना रंजन का क्या प्रभाव होगा? बहुत से लोगों को यह डर था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उत्थान से प्रिंट मीडिया के प्रसार में गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वस्तुतः यह विस्तृत हुआ है, किंतु इस प्रक्रिया के कारण अक्सर कीमतें घटानी पड़ी हैं और परिणामस्वरूप विज्ञापनों के प्रायोजकों पर निर्भरता बढ़ गई, जिसके कारण अब समाचार पत्र की विषय वस्तु में विज्ञापनदाताओं की भूमिका बढ़ गई है। ये देखें आप, टेलीविज़न 1991 में भारत में केवल एक ही राज्य नियंत्रित टीवी चैनल दूरदर्शन था। 1998 तक लगभग 70 चैनल हो गए। 1990 के दशक के मध्य भाग से गैर सरकारी चैनलों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। वर्ष 2000 में जब दूरदर्शन 20 से अधिक चैनलों पर अपने कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था, गैर सरकारी टेलीविज़न नेटवर्कों की संख्या 40 के आसपास थी। गैर सरकारी उपग्रह टेलीविज़न में हुई वृद्धि आश्चर्यजनक वृद्धि समकालीन भारत में हुए निर्णयात्मक विकासों में से एक है। वर्ष 2002 में औसतन 13.4 करोड़ लोग प्रति सप्ताह उपग्रह टीवी देखा करते थे। यह संख्या बढ़कर 2005 में 19 करोड़ हो गई। वर्ष 2002 में उपग्रह टीवी की सुविधा वाले घरों की संख्या 4 करोड़ थी, जो बढ़कर 2005 में 6.10 करोड़ हो गई। टीवी रखने वाला सभी घरों में से 56% घरों में अब उपग्रह ग्राह की सैटेलाइट सब्सक्रिप्शन पहुंच चुकी है। 1991 की खाड़ी युद्ध ने जिसने CNN चैनल को लोकप्रिय बनाया और उसी वर्ष हांगकांग के हम्पोआ हिचिनसन समूह द्वारा प्रारंभ किए गए स्टार टीवी ने भारत में गैर सरकारी उपग्रह चैनलों के आगमन का संकेत दे दिया था। 1992 में हिंदी आधारित उपग्रह मनोरंजन चैनल जी टीवी ने भारत में केबल टेलीविज़न को अपने कार्यक्रम देना शुरू कर दिया था। वर्ष 2000 तक आते आते भारत में 40 गैर सरकारी केबल और उपग्रह चैनल उपलब्ध हो चुके थे, जिनमें से कुछ ऐसे भी थे जो केवल क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार पर ही केंद्रित थे, जैसे सन टीवी, इनाडू टीवी, उदय टीवी, राज टीवी और एशिया नेट। इस बीच जी टीवी ने भी कई क्षेत्रीय नेटवर्क शुरू किए जो मराठी, बांग्ला और अन्य भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। 1980 के दशक में एक और जहां दूरदर्शन तेजी से विस्तृत हो रहा था, वहीं केबल टेलीविज़न उद्योग भी भारत के बड़े बड़े शहरों में तेजी से पनपता जा रहा था। वीसीआर ने दूरदर्शन की एक चैनल कार्यक्रम व्यवस्था के अनेक विकल्प प्रस्तुत करके भारतीय दर्शकों के लिए मनोरंजन के विकल्पों में कई गुना वृद्धि कर दी। निजी घरों और सामुदायिक बैठक कक्षों में वीडियो कार्यक्रम देखने की सुविधा में भी तेजी से वृद्धि हुई। वीडियो कार्यक्रमों में अधिकतर देशी और आयातित दोनों प्रकार के फिल्मों पर आधारित मनोरंजन शामिल था। 1984 तक मुंबई और अहमदाबाद जैसे नगरों में उद्यमी एक दिन में अनेक फिल्में प्रसारित करने के लिए अपार्टमेंट भवनों में तार लगाने लगे। केबल चलाने वालों की संख्या जो 1984 में 100 थी, बढ़कर 1988 में 1200, 1992 में 15,000 और 1999 में लगभग 60,000 हो गई। स्टार टीवी, एमटीवी चैनल, बी सोनी जैसे अनेक पाराराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न कंपनियों के आ जाने से कुछ लोगों को भारतीय युवाओं और भारतीय संस्कृति पर उनके संभावित प्रभावों के बारे में चिंता हुई, लेकिन अधिकांश पाराराष्ट्रीय टेलीविज़न चैनलों ने अनुसंधान के माध्यम से यह जान लिया कि भारतीय दर्शकों के विविध समूहों को आकर्षित करने में चिरपरिचित कार्यक्रमों का प्रयोग ही अधिक प्रभावशाली होगा। सोनी इंटरनेशनल की प्रारंभिक रणनीति यह रही कि हर सप्ताह 10 हिंदी फिल्में प्रसारित की जाएं और बाद में जब स्टेशन अपने हिंदी कार्यक्रम तैयार कर ले तब धीरे धीरे इसकी संख्या घटा दी जाए। अब अधिकतर विदेशी नेटवर्कों ने या तो हिंदी भाषी कार्यक्रमों का एक हिस्सा MTV इंडिया हो गए हैं अथवा नया टीवी चैनल स्टार प्लस ही शुरू कर दिया। स्टार स्पोर्ट्स
ESPN दोहरी कमेंट्री अथवा हिंदी में एक ऑडियो साउंड ट्रैक चलाते हैं। बड़ी कंपनियों ने बांग्ला, पंजाबी, मराठी और गुजराती जैसी भाषाओं में विशिष्ट क्षेत्रीय चैनल शुरू कर दिए। स्थानीयकरण का सबसे नाटकीय तरीका संभवतः स्टार टीवी द्वारा अपनाया गया। स्टार प्लस चैनल, जो प्रारंभ में हांगकांग से संचालित पूर्ण रूप से सामान्य मनोरंजन का अंग्रेजी चैनल था, ने अक्टूबर 1996 से सायं 7 से 9 बजे के बीच हिंदी भाषा के कार्यक्रम शुरू कर दिए। फिर 1999 से वह हम प्रिंस का बचाओ, इस पे चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थी इसको सुने ध्यान से। प्रिंस नाम का एक 5 वर्षीय बालक हरियाणा के कुरुक्षेत्र काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। कुरुक्षेत्र जिले के अल्डेहड़ी गांव में एक 55 फुट गहरे वेधन को बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। उसे 50 घंटे के कठिन श्रम के बाद सेना द्वारा बाहर निकाला जा सका। इसके लिए सेना ने एक दूसरे कुएं के समानांतर सुरंग खोदी। बालक इस सेप्ट में नीचे बंद था, उसमें बंद सर्किट वाला टेलीविज़न कैमरा CCTV भोजन के साथ उतारा गया, जो समाचार चैनलों ने अपने अन्य सभी कार्यक्रम छोड़कर लगातार 2 दिनों तक उस बालक की चित्रावली दिखानी जारी रखी, जिनमें यह दिखाया गया था कि बालक कितनी बहादुरी से कीड़े मकोड़े से लड़ रहा है, सो रहा है या अपनी माँ को चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा है। यह सब टीवी के पर्दे पर दिखाया जा रहा था। उन्होंने मंदिरों से बाहर कुछ लोगों के साक्षात्कार भी लिए और यह पूछा कि आप प्रिंस के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि हमें प्रिंस के लिए SMS द्वारा संदेश भेजें। हजारों लोग उस स्थान पर जमा हो गए। 2 दिनों तक मुफ्त सामुदायिक भोजन लंगर चला, जिसमें राष्ट्र भर में एक आनंद, उन्माद और चिंता का वातावरण उत्पन्न हो गया। लोगों को मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों में प्रिंस के सुरक्षित जीवन के लिए प्रार्थनाएं करते हुए दिखलाया गया। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जब टीवी को लोगों के व्यक्तिगत जीवन में दखल करते हुए दिखाया गया। आपने टेलीविज़न पर प्रिंस के संपूर्ण बचाव कार्य को देखा होगा। यदि नहीं तो आप किसी अन्य ऐसी घटना को चुन लें। कक्षा में एक वाद विवाद का आयोजन करें। अधिकाधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए ऐसी घटनाओं के जीवंत चित्रण में एक दूसरे को मात देने के लिए टेलीविज़न के चैनलों में चल रही ऐसी प्रतिस्पर्धा का क्या असर होगा। क्या हम इस मुद्दे को टेलीविज़न कैमरों द्वारा ताक झांक दूसरों के अंतःपुर में उनके अनैतिक क्षणों को छिप कर देखना के रूप में ले सकते हैं? क्या यह ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों की हालत पर उसे डालने के लिए टेलीविज़न मीडिया द्वारा अदा की गई सकारात्मक भूमिका का उदाहरण है? हिंदी चैनल बन गया। उसके सभी अंग्रेजी धारावाहिक स्टार वर्ल्ड को, जो कि इस नेटवर्क का अंग्रेजी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, को दे दिए गए। इस परिवर्तन को प्रोत्साहन देने वाले विज्ञापनों में हिंग्लिश का यह नारा शामिल था, आपकी बोली आपका प्लस पॉइंट। बूचर 2003। स्टार और सोनी दोनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने कार्यक्रमों के छोटे बच्चों के लिए डब करते रहे, क्योंकि उन्हें यह प्रतीत होने लगा था कि बच्चे उन विलक्षणताओं को समझने और स्वीकार करने लगे हैं जो उस स्थिति में उत्पन्न होती हैं जब भाषा कोई अन्य हो और कथा परिवेश कोई अन्य। क्या आपने कभी कोई डब किया हुआ कार्यक्रम देखा है? इसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? अधिकांश चैनल हफ्ते में 7 दिन और दिन में 24 घंटे चलते हैं। उनमें समाचारों का स्वरूप जीवंत एवं अनौपचारिक होता है। समाचारों को पहले की अपेक्षा अब बहुत अधिक तात्कालिक, लोकतांत्रिक और आत्मीय बना दिया गया है। टेलीविज़न ने सार्वजनिक वाद विवाद को बढ़ावा दिया है। बीतते हुए वर्ष के साथ वह अपनी पहुंच को विस्तृत करता जा रहा है। इससे हमारे समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या गंभीर राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों की उपेक्षा तो नहीं की जा रही? हिंदी और अंग्रेजी में समाचार देने वाले चैनलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार क्षेत्रीय चैनल भी बढ़ रहे हैं और उन सबके साथ ही यथार्थवादी प्रदर्शन, रियलिटी शो, वार्ता प्रदर्शन, बॉलीवुड प्रदर्शन, पारिवारिक नाट्य प्रदर्शन, अंतःक्रियात्मक प्रदर्शन, खेल प्रदर्शन और प्रहसन एवं हिंदी मजाक के प्रदर्शन बड़ी संख्या में हो रहे हैं। मनोरंजन टेलीविज़न ने महान सितारों, सुपर स्टार्स का एक नया वर्ग पैदा कर दिया है, जिनके नामों से हर घर परिवार सुपरिचित हो गया है। लोकप्रिय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के गपशप स्तंभों में उनकी निजी जिंदगी और प्रदर्शन में उनकी प्रतिद्वंदिता के किस्से भरे होते हैं। कौन बनेगा करोड़पति अथवा इंडियन आइडियल या बिग बॉस जैसे वास्तविक प्रदर्शन दिन पर दिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं।
इनमें से अधिकांश कार्यक्रम पाश्चात्य कार्यक्रमों के प्रारूप पर तैयार किए गए हैं। इनमें से किन किन कार्यक्रमों को अंतःक्रियात्मक प्रदर्शन, पारिवारिक नाट्य प्रदर्शन, वार्ता प्रदर्शन, यथार्थवादी प्रदर्शन कहा जा सकता है? विद्यार्थी चर्चा करेंगे। सोप ओपेरा। सोप ओपेरा ऐसी कहानियां हैं जो धारावाहिक रूप में दिखलाई जाती हैं। वे लगातार चलती हैं। अलग अलग कहानियां समाप्त हो सकती हैं और भिन्न भिन्न पात्र प्रकट और गायब होते रहते हैं, पर स्वयं सोप का तब तक कोई अंत नहीं होता है जब तक कि उसे पूरी तरह प्रसारण से वापस नहीं ले लिया जाता। सोप ओपेरा एक इतिवृत्त को लेकर चलते हैं जिसे नियमित दर्शक जानते हैं। वह चरित्रों से, उनके व्यक्तिगत और उनके जीवन के अनुभवों से सुपरिचित हो जाते हैं। रेडियो। वर्ष 2000 में आकाशवाणी के कार्यक्रम भारत के सभी 2/3 घरों परिवारों में 24 भाषाओं और 146 बोलियों में 12 करोड़ से भी अधिक रेडियो सेटों पर सुने जा सकते थे। 2002 में गैर सरकारी स्वामित्व वाले एफएम रेडियो स्टेशनों की स्थापना से रेडियो पर मनोरंजन के कार्यक्रमों में बढ़ोतरी हुई। श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए निजी तौर पर चलाए जा रहे रेडियो स्टेशन अपने श्रोताओं का मनोरंजन करते थे, चूँकि गैर सरकारी तौर पर चलाए जाने वाले एफएम चैनलों को कोई राजनीतिक समाचार बुलेटिन प्रसारित करने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए इनमें से बहुत से चैनल अपने श्रोताओं को लुभाने के लिए किसी विशेष प्रकार के लोकप्रिय संगीत में अपनी विशेषता रखते हैं। वैसे एक एफएम चैनल का दावा है कि वह दिन भर हिट गानों को ही प्रसारित करता है। अधिकांश एफएम चैनल जो कि युवा, शहरी व्यवसायियों तथा छात्रों में लोकप्रिय हैं, अक्सर मीडिया समूहों के होते हैं, जैसे रेडियो मिर्ची टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का है, रेड एफएम लिविंग मीडिया का और रेडियो सिटी स्टार नेटवर्क के स्वामित्व में है। लेकिन नेशनल पब्लिक रेडियो यूएसए अथवा बीबीसी यूके जैसे स्वतंत्र रेडियो स्टेशन जो सार्वजनिक प्रसारण में संलग्न है, हमारे प्रसारण परिदृश्य से बाहर हैं। आप देखें यह केंद्र है। दो फिल्मों रंग दे बसंती और लगे रहो मुन्ना भाई में रेडियो को संचार के सक्रिय माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया। हालांकि दोनों ही फिल्में समकालीन परिवेश की हैं। रंग दे बसंती में एक कर्तव्यनिष्ठ गुस्सैल काले छात्र भगत सिंह की कहानी से प्रेरित होकर एक मंत्री की हत्या कर देता है और फिर जनता तक उसका संदेश प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी को अपने कब्जे में ले लेता है। जबकि लगे रहे मुन्ना भाई में नायिका एक रेडियो जॉकी है जो अपनी आत्मीय पुकार गुड मॉर्निंग इंडिया से देश को जगाती है और नायक भी एक लड़की के जीवन को बचाने के लिए रेडियो स्टेशन का सहारा लेता है। एफएम चैनलों के प्रयोग की संभावनाएं देखिए आप, एफएम बैंड के प्रयोग की संभावनाएं अत्यधिक हैं। रेडियो स्टेशनों और अधिक निजीकरण तथा समुदायों के स्वामित्व वाले रेडियो स्टेशन के उद्भव के परिणामस्वरूप रेडियो स्टेशनों का और अधिक विकास होगा। स्थानीय समाचारों को सुनने की मांग बढ़ रही है। भारत में एफएम चैनलों को सुनने वाले करोड़ की संख्या में स्थानीय रेडियो द्वारा नेटवर्कों का स्थान ले लेने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति को बल दिया। एक ग्रामीण युवक की चित्राई का पता चलता है, बल्कि स्थानीय संस्कृतियों के पोषण की आवश्यकता भी प्रकट होती है। आप देखें, संभवतः यह संपूर्ण एशियाई उपमहाद्वीप में एकमात्र ग्रामीण एफएम रेडियो स्टेशन हो। इस प्रसारण उपकरण जिसकी कीमत बहुत कम है, शायद दुनिया भर में सबसे सस्ता उपकरण हो, लेकिन स्थानीय लोगों को निश्चित रूप से यह बहुत प्यारा है। भारत के उत्तरी राज्य बिहार में एक सुहावनी सुबह को राघव मेहता नाम का एक युवक अपने घर में विकसित एफएम रेडियो स्टेशन चालू करने के लिए तैयार होता है। मरम्मत सेवा प्रदान करने वाली राघव की छोटी सी दुकान और रेडियो स्टेशन के 20 किलोमीटर 12 मील के घेरे में रहने वाले हजारों ग्रामवासी अपने प्रिय स्टेशन का कार्यक्रम सुनने के लिए अपने रेडियो सेट चालू करते हैं। थोड़ी सी घरघराहट की आवाज़ के बाद एक युवक विश्वासपूर्ण स्वर रेडियो तरंगों पर तैरने लगता। सुप्रभात राघव एफएम मंसूरपुर में आपका स्वागत है। अब अपने मनपसंद गाने सुनिए की घोषणा राघव के मित्र और कार्यक्रम संचालक शंभू किशोर में सुनाई पड़ती, जो स्थानीय संगीत के टेपों के ढेर से घिरा हुआ सैलो टेप का प्लास्टर लगे माइक्रोफोन में बोलता है। अगले 12 घंटों तक राघव महतो का निर्जन एफएम रेडियो स्टेशन फिल्मी गाने सुनाता है और एचआईवी तथा पोलियो जैसी बीमारियों के बारे में सार्वजनिक हित की खबरें और सजीव स्थानीय समाचार भी देता है, जिसमें खोए गए बच्चों और नई खुलने वाली स्थानीय दुकानों की खबरें भी शामिल होती हैं। राघव और उसका मित्र शंभू राघव की छप्पर वाली दुकान प्रिया इलेक्ट्रॉनिक शॉप से अपना 10 रेडियो स्टेशन चलाते हैं।
जगह तंग है, झोपड़ा किराए का है जिसमें संगीत भरे टेप और जंग लगे बिजली के उपकरणों का ढेर लगा है, और जो मरम्मत सेवा प्रदान करने वाले राघव की दुकान के साथ साथ रेडियो स्टेशन का भी कार्य करती है। राघव पढ़ा लिखा न हो, परंतु उसके स्वदेशी एफएम स्टेशन ने उसे स्थानीय राजनेताओं से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया है। राघव का रेडियो के साथ प्रेस प्रसंग 1977 में प्रारंभ हुआ, जब उसने एक स्थानीय मरम्मत की दुकान में एक मिस्त्री के रूप में काम करना प्रारंभ किया। जब दुकान का मालिक वह क्षेत्र छोड़कर चला गया तो कैंसर पीड़ित खेतिहर मजदूर के बेटे राघव ने एक मित्र के साथ मिलकर वह झोपड़ी ले ली। 2003 में किसी तरह राघव ने, जो तब तक रेडियो के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था, गरीबी की मार से पीड़ित बिहार राज्य में जहां बहुत से क्षेत्रों में बिजली नहीं है, सस्ते बैटरी चलने वाले ट्रांजिस्टर ही मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन है। इस प्रकार इस विचार को पक्का करने और ऐसी किट तैयार करने में जो निर्धारित रेडियो आवृत्ति रेडियो फ्रिक्वेंसी पर मेरे कार्यक्रम प्रसारित कर सके, मुझे काफ़ी लंबा समय लगा। किट पर 50 रुपये लागत आई। राघव कहता है, प्रसारण किट एक एंटीना के साथ लंबे बांस पर पास के एक 3 मंजिला अस्पताल पर लगी है। एक लंबा तार उस प्रसारण यंत्र को नीचे राघव के रेडियो झोपड़ी में लगे घरघराहट करने वाले घर के बने पुराने स्टूडियो कैसेट प्लेयर से जोड़ता है। 3 अन्य जंग लगे स्थानीय रूप से बने बैटरी चालित टेप रिकॉर्डर रंगीन तारों और एक बेतार कार्डलेस माइक्रोफोन के साथ इससे जुड़े हैं। राघव की झोपड़ी में स्थानीय भोजपुरी, बॉलीवुड, भक्ति गीतों के कोई 200 टेप हैं जिन्हें वह अपने श्रोताओं के लिए बजाता है। राघव का रेडियो स्टेशन उसका एक शौक है, वह उससे कुछ कमाता नहीं है। वह अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत की दुकान से कोई 2000 रुपये प्रति माह कमा लेता है। यह युवक जो अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता है, यह नहीं जानता कि एफएम स्टेशन चलाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होता है। मैं इस बारे में नहीं जानता, मैंने तो यह धंधा बस कौतूहलवश प्रारंभ कर दिया था और हर वर्ष इसका प्रसारण क्षेत्र बढ़ता गया, वह कहता है। इसलिए जब कुछ समय पहले कुछ लोगों ने उससे कहा कि उसका रेडियो स्टेशन अवैध है तो उसने उसे वास्तव में बंद कर दिया, लेकिन स्थानीय ग्रामवासियों ने उसके झोपड़े को घेर लिया और उसे अपनी सेवाएं फिर से चालू करने के लिए राजी कर लिया। स्थानीय लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि राघव एफएम मंसूरपुर वन के पास कोई सरकारी लाइसेंस है या नहीं, वे तो बस उसे प्यार करते हैं। मेरे स्टेशन को पुरुषों से अधिक महिलाएं ज़्यादा सुनती हैं, वह कहता है। यद्यपि बॉलीवुड और स्थानीय भोजपुरी गाने नितांत आवश्यक हैं, पर मैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भक्ति गीत भी प्रसारित करता हूँ। क्योंकि गाँव वालों के पास राघव को फ़ोन करने की सुविधा नहीं, इसलिए वे गीतों की फरमाइश दस्ती तौर पर लिखे संदेशों के माध्यम से अथवा पड़ोस के सार्वजनिक टेलीफोन कार्यक्रम को फ़ोन करके भेजते हैं। एक रेडियो स्टेशन के संचालक के रूप में राघव का यश बिहार में दूर दूर तक फैल गया। लोगों ने उसके रेडियो स्टेशन पर काम करने के लिए लिखा है और उसकी प्रौद्योगिकी को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। यह बीबीसी न्यूज़ पर प्रसारित किया गया था। निष्कर्षतः अब आप देख लें, यह इस तथ्य पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं कि मास मीडिया आज हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। यह अध्याय हमारे जीवन में हुए मीडिया संबंधी सभी अनुभवों को व्यक्त नहीं कर सकता। यह तो हमें यही समझा सकता है कि मास मीडिया समकालीन समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें मीडिया ने अनेक आयामों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है। ये आयाम है राज्य और बाजार के साथ मीडिया का संबंध, इसका सामाजिक गठन एवं प्रबंधन, पाठकों एवं श्रोताओं तथा दर्शकों के साथ इसके संबंध आदि। दूसरे शब्दों में, यहाँ उन नियंत्रकों जिसके अंतर्गत रहकर मीडिया अपना काम करता है और अनेक तौर तरीके जिससे यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है पर दृष्टिपात किया है। आप देखें, प्रश्नावली है जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। समाचार पत्रों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी रूपरेखा प्रस्तुत करें। इन परिवर्तनों के बारे में आपकी क्या राय? क्या एक जनसंचार के माध्यम से के रूप में रेडियो खत्म हो रहा है? उदारीकरण के बाद भी भारत में एफएम स्टेशनों के सामर्थ्य की चर्चा करें। टेलीविज़न के माध्यम जो परिवर्तन होते रहे उनकी रूपरेखा प्रस्तुत करें, चर्चा करें। विस्तार से जानने के लिए जो विविध प्रकार के संदर्भित ग्रंथ हैं, इनका भी विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हैं। हम समस्त सामग्री एनसीईआरटी से लिए हैं और इसके लिए हम एनसीईआरटी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और इसी के साथ जनसंपर्क साधन और जनसंचार चैप्टर पूर्ण होता है।